हेलो। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th का चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसको समझना भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो हम उसको देखने जा रहे हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हर साल लगभग नीट में 3 से 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या है? डीएनए। तो यानी कि इस चैप्टर में हमको इसी चीज़ की मोस्टली स्टडी करनी है ना। देखो, जो डीएनए आपको दिख रहा है ना, इस इसके पीछे बहुत सारी मिस्ट्री है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। एक तो इसको इस डिस्कवरी करने में इतना टाइम लग गया, उसके बाद में ये डिस्कवर करने में, ये प्रूफ करने में कि ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। सेवरल साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप से इस चीज़ को प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस चैप्टर में हम डीएनए के पीछे के सारे क्या रहस्य थे, क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ थी, क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैसे इसको प्रूफ किया गया कि यही जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वरना तो प्रोटीन्स, आरएनए, इन सबको भी जेनेटिक मटेरियल मान लिया जाता। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करके बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, तो हम उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट, अब देखो चैप्टर पे आते हैं। देखो, इससे पहले वाला जो चैप्टर था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें मेंडल जो थे उन्होंने फैक्टर के बारे में बताया था। जब मेंडल काम कर रहे थे तो उनको ना ये चीज़ का पता नहीं था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। उस टाइम तक सिर्फ उनको इतना पता था कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है, बट वो चीज़ है क्या, ये किसी को पता नहीं था उस टाइम तक। ठीक है, तो अब हम धीमे धीमे जब चैप्टर के अंदर आएंगे तो हम देखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले ये जो डीएनए है ना, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आइए चैप्टर के अंदर चलते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हम डीएनए और आरएनए दो चीज़ें आती हैं। देखो, जो डीएनए है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है एक्सेप्ट वायरस। जो वायरस के केसेस में होता है उसमें आरएनए एज एन इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, बाकी सब में डीएनए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है। जो डीएनए और आरएनए हैं, अब ये बने कैसे होते हैं? एक्चुअली जो बोथ डीएनए एंड आरएनए हैं वो कैसे होते हैं? न्यूक्लिक एसिड हैं। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? आइए चलो थोड़ा सा देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आप जोड़ते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब एक वर्ड आया न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ना? तो उसको समझने से पहले हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में देख लेते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मेशर ने। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया था, और दूसरा थिंग न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी। तो न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मेशर ने। लेटर जो टर्म दिया था न्यूक्लिक एसिड वो किसने दिया था? ऑल्टमैन ने दिया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ पूछा जाता है एक तो इसकी डिस्कवरी और दूसरा इसका टर्म किसने दिया था। तो फ्रेडरिक मेशर डिस्कवर्ड किए थे और नाम दिया था ऑल्टमैन ने। तो और न्यूक्लिक एसिड तो हम देख ही चुके हैं क्या था? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर था। अब आइए, हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे थे तो हम न्यूक्लियोटाइड देखते हैं क्या होता है। देखो, जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा हमारा पेंटोज शुगर और तीसरा हमारा फॉस्फेट। इन 3 चीज़ों से मिलके हमारा न्यूक्लियोटाइड बना होता है। तो देखो, जो हमारा डीएनए होगा, अभी हम आगे
स्ट्रक्चर देखेंगे, डीएनए है, डीएनए क्या है, सेवरल न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है ना। तो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बना होता है। अब हम नाइट्रोजन बेसिस देखेंगे, अब हम देखेंगे नाइट्रोजन बेस, शुगर, इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड क्या था, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा न्यूक्लियोटाइड बना था। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं, क्या डीएनए और आरएनए में पेंटोज शुगर सेम होती है और फॉस्फेट ग्रुप तो एज इट इज़ है, ठीक है। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से होते हैं और पेंटोज शुगर किस टाइप की होती है। आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो ये है राइबोस, हम अब पेंटोज शुगर को देख रहे हैं, ठीक है। एक है राइबोस और एक है डीऑक्सी राइबोस। ये क्या है, पेंटोज शुगर, ठीक, पेंटोज शुगर, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। अब ध्यान से सुनना, ये जो राइबोस शुगर है ये आरएनए में प्रेजेंट होती है और जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। तभी आप देखो डीएनए का जब आप फुल फॉर्म बोलते हो तो क्या बोलोगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए के लिए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जो डीएनए में कैसी होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखो, जो राइबोस है उसके स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, सेकंड का पूरा सेम होगा, बस सेकंड कार्बन पे OH होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोस में पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस सेकंड कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन कम है, एक ऑक्सीजन कम है, इसीलिए तो हमने बोला डीऑक्सी, इसीलिए हमने बोला डीऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन हटा दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि जो पेंटोज शुगर थी दो तरह की, एक तो राइबोस, एक डीऑक्सी राइबोस। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होती है और आरएनए में राइबोस होती है। नेक्स्ट हम आते हैं नाइट्रोजन बेसिस पे। देखो नाइट्रोजन बेसिस 5 होते हैं, एक तो एडेनिन, दूसरा थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, सॉरी आरएनए में कौन सा बेसिस प्रेजेंट होते हैं और डीएनए में कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक तो प्यूरिन्स और दूसरा पायरेमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में डबल रिंग आती है और जो पायरेमिडीन्स होते हैं उनमें सिंगल रिंग आती है। जैसे प्यूरिन्स है हमारे, उनमें देखो डबल रिंग, अगर आप एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाओगे या आप ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे कि इन दोनों में क्या है, डबल रिंग प्रेजेंट होती है। वेयरएज अगर आप पायरेमिडीन्स के स्ट्रक्चर्स पे देखो तो उनमें सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे पायरेमिडीन्स के स्ट्रक्चर हम दिखाए हुए हैं, देखो सिंगल रिंग है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन, इन तीनों में क्या है, सिंगल रिंग है। उसी तरह अगर एडेनिन देखो तो एक्चुअली एडेनिन होगा क्या, इस तरह से होगा, एक मतलब ये वाली रिंग बनेगी, साथ ही दूसरी ऐसी रिंग बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका प्यूरिन्स हो जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है, एक तो प्यूरिन्स और पायरेमिडीन्स। प्यूरिन्स होते कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है AG, मतलब एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं। वेयर एज पायरेमिडीन्स कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि यूरेसिल और थाइमीन में डिफरेंस क्या होता है। इनका जो स्ट्रक्चर है इनमें डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा होता है, इसीलिए ये पूछा भी जाता है।
थायमीन का दूसरा नाम होता है 5-मिथाइलेटेड यूरैसिल। देखो अभी हम धीमे धीमे समझ रहे हैं। देखो यूरैसिल का स्ट्रक्चर आप देखो, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन है, फर्स्ट में नाइट्रोजन है, सेकंड में कीटो ग्रुप है, और थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे CH3 नहीं है। अगर आप वहीं थायमीन का स्ट्रक्चर देखो तो पूरा का पूरा यूरैसिल की तरह आपको दिखेगा, सिर्फ डिफरेंस किस पे आएगा, इस फिफ्थ कार्बन के CH3 ग्रुप पे। थायमीन में देखो फिफ्थ कार्बन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, वेयर एज यूरैसिल में फिफ्थ कार्बन पे CH3 ग्रुप नहीं है। सिर्फ यही डिफरेंस आता है यूरैसिल और थायमीन में। तो थायमीन को इसीलिए हम ये और कहते हैं कि ये क्या होता है, 5-मिथाइलेटेड यूरैसिल। मतलब यूरैसिल के स्ट्रक्चर में अगर आप 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हो तो वो बन जाता है आपका थायमीन। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया। अब हमने देख लिया DNA, RNA। हमने देखे कि DNA किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से। फिर न्यूक्लिक एसिड को और तोड़ा तो हमने देखा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बना है। हमने न्यूक्लियोटाइड को देखा 3 चीज़ से बनता है, एक तो पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेसिस। हमने नाइट्रोजन बेसिस में 2 बातें कर ली, एक तो प्यूरिन्स, दूसरा पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, पायरिमिडीन्स साइटोसिन, यूरैसिल और थायमीन होते हैं। अब हम देखेंगे एक बार DNA और RNA के डिफरेंसेस को देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो इसमें हम DNA और RNA के देखते हैं। ये है DNA, ये है RNA। DNA हमने बोला डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA पता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो राइबोज होती है वो कैसी होती है, डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट होती है। मतलब यहाँ पे शुगर कैसी होती है, डीऑक्सी राइबोज, इसीलिए हमने क्या बोला, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, राइबोज, इसीलिए हमने बोला राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस हमने देख ही लिया था। डीऑक्सी राइबोज मतलब सेकेंड कार्बन पे OH एब्सेंट, वेयर एज राइबोज में सेकेंड कार्बन पे OH प्रेजेंट होगा। अब डिफरेंसेस देखें, DNA कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। RNA कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। पहला डिफरेंस। ठीक है, दूसरा डिफरेंस इसमें आता है राइबो शुगर में, यहाँ पे कौन सी शुगर प्रेजेंट है, डीऑक्सी राइबोज, यहाँ पे राइबोज। देखो सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे OH प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस आता है, देखो जो हमने न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेसिस पढ़े थे वो हमने 5 देखे थे। एक तो हमने देखा था एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरैसिल, 5 देखे थे। अब देखो जो DNA तीन नाइट्रोजन बेसिस ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं। मतलब A एडेनिन हुआ और साइटोसिन हुआ और ग्वानिन हुआ, A, C और G, ये तीनों के तीनों नाइट्रोजन बेसिस दोनों में आते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है, थायमीन में और यूरैसिल में। जो DNA होता है उसमें थायमीन प्रेजेंट होता है, जबकि जो RNA होता है उसमें यूरैसिल प्रेजेंट होता है। तो DNA में कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस आएंगे, 4 आएंगे, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। RNA में कौन कौन से आएंगे, एडेनिन, यूरैसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। और थायमीन और यूरैसिल में डिफरेंस पता ही है, देखा था। जो यूरैसिल का स्ट्रक्चर देखो और थायमीन का स्ट्रक्चर देखो। यूरैसिल में क्या है, 5वें कार्बन पे CH3 नहीं है। थायमीन का दूसरा नाम क्या था, 5-मिथाइलेटेड यूरैसिल। मतलब 5वें कार्बन पे CH3 होना चाहिए, किसमें, थायमीन में। तो देखो यहाँ पे 5वें कार्बन पे यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है तो क्या हुआ, थायमीन। 5वें कार्बन पे CH3 एब्सेंट है तो क्या हुआ, ग्वानिन। ठीक है, अब देखो प्यूरिन्स कौन कौन से हैं, डबल रिंग वाले। तो देखो एक ये डबल रिंग है और एक ये डबल रिंग है, तो ये दोनों क्या हो गए, प्यूरिन्स। कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन। अब सिंगल रिंग कौन कौन सी थी, पायरिमिडीन्स वाली।
वो थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो हमें सब कुछ इसी डायग्राम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। पायरिमिडीन्स भी, प्यूरिन्स भी, इनके सारे स्ट्रक्चर्स भी गिवन हैं और यूरेसिल और थायमीन के बीच का डिफरेंस भी इसमें दिया हुआ है। और हमने देखा आरएनए और डीएनए के बीच भी सारे डिफरेंसेस को इस स्लाइड में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स में हमने देखा था पेंटोस, हमने शुगर देखी थी, एक तो पेंटोस शुगर देखी थी, दूसरा हमने नाइट्रोजन बेसिस देखे थे और फॉस्फेट ग्रुप देखा था, है ना, PO4-। तो देखो, अगर आप नाइट्रोजन बेस और शुगर को मिलाते हो तो एडेनोसाइन बनेगा। और अगर आप एडेनोसाइन इसी को मतलब इतने को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हो तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो उसको बोलेंगे एडेनाइलिक। देखो इसमें ना सिर्फ एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तो डिफरेंस हो सकते हैं, इनमें क्या होगी, राइबोज शुगर भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है। अगर आपकी राइबोज शुगर है तो आपको एडेनोसाइन और फॉस्फेट लगा दोगे तो एडेनाइलिक एसिड बोलेंगे। लेकिन अगर यहीं पर आप एडेनिन के साथ में डीऑक्सी राइबोज शुगर इंक्लूड कर रहे हो तो आपको क्या बोलोगे नाम, डीऑक्सी राइबो एडेनोसाइन। और अगर यहाँ पे डीऑक्सी राइबो एडेनोसाइन प्लस फॉस्फेट विल गिव डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, ठीक है। सेम इसी तरह इन दोनों के दो दो चीज़ें होंगा, क्योंकि आरएनए और डीएनए में दोनों में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो आप शुगर के साथ में एडजस्ट कर लेना। डिफरेंस कहाँ आता है, देखो इन दोनों के बीच में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। थायमीन में हमेशा कौन सी शुगर आएगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर आएगी। क्यों, क्योंकि जो थायमीन है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, इसीलिए। वेयर एज अगर यूरेसिल में देखें, यूरेसिल में हमेशा राइबोज शुगर आएगी। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों, कभी भी थायमीन का ये नहीं होगा थाइमोसाइन, ये गलत हो जाएगा। हमेशा क्या होगा, डीऑक्सी थायमिडीन, है ना, लाइक दैट। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो अब हमें क्या करना है, डीएनए का अगर हमें एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, और आरएनए भी किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से। वो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखो ये हुआ हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, ये हुआ हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये लास्ट वाला हुआ हमारा तीसरा न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 3 हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड किससे बना था, फॉस्फेट से, राइबोज शुगर से और नाइट्रोजन बेस से। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड हुआ और तीसरा ये न्यूक्लियोटाइड हुआ, ठीक है। अब इनका जब हमने एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये मिला दिया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे आपको बोला है कि यहाँ 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना होगा कि कितनी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में बनता है। ये देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड शो किया है, नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी होगा, है ना। देखो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, हर न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस और शुगर आपस में अटैच्ड होंगी, तो उसी बॉन्ड को आप बोल रहे हो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जितना भी आपका न्यूक्लियोटाइड होगा उतने आपके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे। तो पहला पॉइंट तो क्लियर होता है।
यानी देखो नंबर ऑफ, ये आपको इस बॉक्स को एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 1 2 3, ओके। नेक्स्ट आते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो वो भी 3 है। क्यों, जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो कितने होंगे, 1 2, यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। 3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्री प्रेजेंट हुए। अब तीसरा आता है, हम फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड को पहले देखते हैं, फिर फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड को। जो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है, ऐसा फॉस्फेट जो फ्री हो वो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड में आता है, ठीक है। मतलब फॉस्फो ईस्टर का मतलब हुआ जो सिर्फ ऐसा फॉस्फेट जो सिर्फ एक के साथ में जुड़ा हो, ठीक है। ऐसा लॉजिक लगा सकते हो, जो एक के साथ में सिर्फ जुड़ा हो और इसका दूसरा एंड क्या हो, फ्री हो, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 3 फॉस्फेट हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही वाला एक ऐसा फॉस्फेट है जो सिर्फ राइबोस के, ये जो शुगर है इसके साथ में बॉन्ड बना रहा है। इस फॉस्फेट का दूसरा एंड फ्री है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉस्फोईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसा फॉस्फेट ग्रुप जो क्या है, फ्री है एक साइड से, ठीक है। अब फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड क्या है, डाईस्टर मतलब डाई का मतलब 2 हुआ। तो यहाँ पे देखो ये फॉस्फेट है, ये इसके साथ भी जुड़ा है, इसका दूसरा वाला इसके साथ भी जुड़ा है। सेम वे में मतलब अब कोई एंड्स इसके क्या है, फ्री नहीं है। इन द सेम वे ये वाला देखो, इस वाला जो फॉस्फोरस है वो क्या है, इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है। यहाँ का भी कोई एंड फ्री नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। अब देखो शॉर्ट ट्रिक, देखो कभी भी क्वेश्चन आ रहा है और अगर तुम्हें स्पेसिफाई किया है कि कितने नाइट्रोजन बेस हैं, ठीक है। अगर सपोज 3 नाइट्रोजन बेस हैं, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, और पूछा जाए कितने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे, तो कहोगे कितने हैं, 3 ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हैं। अगर आपको फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड पूछ रहा है तो जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें से एक माइनस कर देना, उतने फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड आ जाएंगे। मतलब शॉर्ट ट्रिक है n-1, वेयर n इज़ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और फॉस्फो ईस्टर तो सबसे सरल है, फ्री, ठीक है। एक फॉस्फोरस 5' टू 3' में 5' में एक फॉस्फोरस फ्री होता है। अगर यहीं पर 2 स्ट्रैंड आ जाती तो दोनों साइड का 5' का फॉस्फोरस फ्री होता, तो उस टाइम पे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कितने हो जाते, हमारे 2 हो जाते, ठीक है। अभी हम डबल स्ट्रैंडेड का देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नीचे देखते हैं अब हम नेक्स्ट में। अब देखो नीचे वाला देखते हैं, ये वाला, इसमें देखो एक 5' टू, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 5' टू 3', यहाँ पे 5' टू 3' मतलब एंटी पैरेलल। हमारा डीएनए कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो देखो 5' टू 3', यहाँ 5' टू 3'। अब देखो कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियोटाइड, मतलब ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 8। जितने न्यूक्लियोटाइड उतने ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने हुए, 8, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड पे। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड क्या होता है, फ्री फॉस्फेट जहाँ हो, कहाँ पे फॉस्फेट फ्री है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब दोनों साइड का 5' एंड पे फॉस्फोरस फ्री है, तो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ फ्री है, तो 2। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कितने फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब पूछा जाए नंबर ऑफ बेस पेयर पूछा जाए, पेयर पूछ रहे हैं, तो पेयर कितने हुए, 1 2 3 4 पेयर हैं, तो 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा। और हमेशा याद रखो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। ये हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड में इतना ही, हमने पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी देख लिया,
ये कैसे मिलके बनते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड जितने होंगे उतने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड आप क्या करना, दोनों 5' एंड पे फॉस्फेट हमेशा फ्री होता है। तो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो एक फॉस्फोरस आएगा, और अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो 2 आ जाएंगे, ठीक है, दोनों एंड फ्री होगा। और फॉस्फो डाइस्टर क्या होता है, कितने फॉस्फोरस दोनों साइड से जुड़े हुए हैं, तो इस साइड और इस साइड, ठीक है। जो n-1 वाला फॉर्मूला है वो सिंगल में लगाना। जैसे देखो 1 2 3 4, ठीक है, इस साइड का लिया, यहाँ कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 1 2 3 4, तो 4 - 1 करोगे कितना आएगा, 3। तो इस साइड 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, कितने, 3, ठीक है। अब इस साइड देखो 1 2 3 4 हैं, इस साइड में n-1 करोगे कितना आएगा, 3। तो टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना हुआ, 6, ठीक है। तो अब के लिए, अभी के लिए इतना ही।